कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्ल विथ अ बास्केट आज हम शुरू करने वाले हैं और ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। अब एक बार जरा इसकी हिंदी देखेंगे। अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक टोकरी के साथ एक लड़की। इसके राइटर कौन है? विलियम सी डगलस। इसके पीछे एक हल्की सी छोटी सी कहानी है और वह कहानी हमने आप लोगों को इसके पहले वाले पार्ट 1 के वीडियो में हमने भेज दिया है। अगर जिस किसी को भी ये न पता हो सर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो आप हमारे YouTube पर जा करके पार्ट 1 इसका खोज करके देख सकते हैं। और जब तक उसको पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तब तक आपके समझ में ये अच्छी तरीके से बात नहीं आएगी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि विलियम सी डगलस वाज द judge of the Supreme Court of United States of America and he visited India in 1950। मतलब है कि ये विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1950 में वे भारतीय लोगों की नब्ज टटोलने के लिए भारत में आए थे। पूरी कहानी हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको सीधे स्टोरी पर चलते हैं। अब स्टोरी में क्या है, इस पूरे टोटल स्टोरी में लाइन पढ़ते समय जहाँ कहीं भी आप लोगों को आई मिले, आई तो आई का मतलब यहाँ पे मैं होता है और वो मैं नामक जो शब्द है वो विलियम सी डगलस के लिए है, क्योंकि विलियम सी डगलस ही है जो इस टोटल स्टोरी को लिख रहे हैं। तो सीधे ज़्यादा वीडियो बड़ा न करते हुए आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो विलियम सी डगलस कहाँ पर आए हैं? इंडिया आए हैं, भारतीय लोगों के दिलों की बातों को जानने के लिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा शुरुआती दौर में। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। जब प्लेन से वो इंडिया 1950 में आए, 1950 में आने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं भारत के लोगों के दिलों की बातों को जानूं, तो किसी एक शहर में बैठ करके लोगों से वो मिलजुल नहीं सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भारत के अन्य हिस्से में भी जाऊं। तो उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली से क्या हुआ, आई हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। नई दिल्ली को छोड़ चुका था मतलब हुआ कि अब मैं दिल्ली से हिमालय के क्षेत्रों में घूमने के लिए निकल गया। ठीक, मैं मतलब किसके लिए है? विलियम सी डगलस के लिए, यानी विलियम सी डगलस ही जा रहे हैं। फिर कह रहे जब मैं दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा तो आई वॉज गोइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई का मतलब मैं, वाज का मतलब था, गोइंग का मतलब जा रहा। एज फार एज, जहाँ तक, बरेली, बरेली। कह रहा है कि मैं बरेली तक पहुँचा बाई ट्रेन, ट्रेन से। बरेली का स्पेलिंग देख लीजिए, यूनिक टाइप है, BAREILLY। बरेली को स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, जिसे आपको जो सोचते होंगे बरेली की स्पेलिंग उससे अलग हट करके है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक, बाई ट्रेन, ट्रेन से। एंड और, देन तब, बाई कार, मैं कार से गया, टू रानीखेत, रानीखेत। उत्तराखंड में एक शहर है रानीखेत जो बहुत ही खूबसूरत है। आज़ादी के पहले उत्तराखंड जो था एक अस्तित्व में नहीं था। आज़ादी के बाद यूपी बना और यूपी में भी उत्तराखंड आता था, लेकिन बाद में यूपी बड़ा होने के नाते यूपी को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया एक प्रदेश, और उत्तराखंड में ही ये है क्या, रानीखेत। अब यहाँ सुनेंगे, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो रानीखेत का एरिया है यानी कि उत्तराखंड का, वो पर्वतीय एरिया है, पर्वत है, वो हिमालय के वादियों में बसा है। तो वहाँ तक उस समय ट्रेन नहीं जाती थी, तो जहाँ तक जाती थी ट्रेन, लेखक वहाँ तक ट्रेन से गया, उसके बाद बेचारा वो कार से गया। तो आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, ट्रेन से। एंड और देन तब, बाई कार, कार से पहुँचा कहाँ, रानीखेत। फिर उसके बाद कहा रानीखेत में क्या देखा, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब पुरानी, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों की, आर्मी का मतलब सेना की, हिल स्टेशन मतलब छावनी। कह रहे हैं कि एक पुरानी अंग्रेजों की सेना की छावनी थी
लोकेटेड स्थित थी ऑन अ 6,000 फुट 6,000 फुट रिज श्रृंखला में, अपोजिट ठीक सामने 120 माइल स्ट्रेच 120 मील फैली थी आप स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की। कह रहा जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक 6,000 फीट की ऊंचाई पर अंग्रेजों की सेना की एक पुरानी छावनी थी और उसके ठीक सामने 120 मील फैली हुई हिमालय की बर्फ की चोटियाँ थी जो बर्फ से ढकी हुई थी। फिर क्या ट्रेन की दशा बता रहे हैं, द ट्रेन वॉज स्लो, द ट्रेन लो प्रतिगामी ट्रेन वॉज स्लो धीमी थी, एंड और इट स्टॉप्ड यह रुकती थी, एट ऑल द वे प्रत्येक रास्ते के स्टेशनों पर, लोकल ट्रेन थी प्रत्येक स्टेशन पर रुका करती थी, अच्छी बात थी। इससे ये ट्रेन रुकती थी उतर भी जाते थे, लोगों से बातचीत भी करते थे। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक रुकावट पर आई स्वंग ओपन मैं झटके के साथ खोल देता था, द डोर दरवाजे को ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने रेल के डिब्बे के। कह रहा कि जब ट्रेन रुक जाती थी तो मैं रुक करके लोगों से बातचीत करना चाहता था, तो मैं क्या करता था हर एक स्टेशन पर मैं झटका लगा करके ट्रेन के डिब्बे को खोलता था, एंड और वॉकड द प्लेटफॉर्म और मैं रेलवे स्टेशन पर टहलता था। तो जब रेलवे स्टेशन पर टहलते थे तो रेलवे स्टेशन पर क्या देखते थे, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, द प्लेटफॉर्म्स जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म थे वर पैक्ड भरे हुए थे, विथ पीपल कुछ लोग इसको पीपल पढ़ते हैं कुछ लोग पीपल पढ़ते हैं, दोनों तरीके से सही है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड प्लेटफॉर्म भरे हुए थे विथ पीपल लोगों से, जिसमें सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, सोल्जर्स सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्राइड्स पादरी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी भी थे, हाकर्स फेरी वाले थे। ये बता रहा है कि जब स्टेशन पर मैं रुकता था तो कौन कौन लोग मिलते थे, ये सारे लोगों के नाम इन्होंने यहाँ पे गिना दिया। ऑलमोस्ट अधिकांशतः एवरीवन प्रत्येक आदमी वाज बेयर फुट नंगे पांव था, बेयर का मतलब नंगा, फुट का मतलब पांव। कह रहे कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, जिसे सिख मुस्लिम हिंदू सैनिक व्यापारी पादरी कुली भिखारी हॉकर्स, ये सब लोगों से भरा हुआ था स्टेशन। इतने कह रहे हैं कि मैंने गौर से जब उनके पैरों को देखा तो ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, अधिकांशतः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था, एंड ड्रेस्ड और पहना था इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज का मतलब ढीला ढाला, वाइट का मतलब सफेद, गारमेंट्स का मतलब कपड़े। सभी लोग बहुत ही सफेद और ढीला ढाला कपड़ा पहने थे। आई वुड आस्क मैं पूछता था, एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से, बिफोर इसके पहले आई कुड फाइंड मैं पा सका, वन किसी एक को, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोले। यू ऑल्सो नो दैट विलियम सी डगलस वॉज एन अमेरिकन, he does not know how to speak Hindi and he wanted to talk with the people, so he searched the people who can speak English, and when he started speaking with the people he found one people who can speak English। वो पा जाता था कि उसमें से कोई एक न कोई अंग्रेजी बोलता था, तो क्या करता था जो अंग्रेजी बोल लेता था भारतीय, उसके साथ मिलकर के लेखक वी वुड टॉक हम लोग बात करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स पहले संसार के मामलों के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं की, द न्यूज ऑफ द डे उस दिन के समाचार के, प्रोड्यूस जो उत्पन्न हुआ है। इन दिस वे इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स। इस लाइन को नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स एक प्रकार का फ्रेज है और ये फ्रेज आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो टू गेट अ फील ऑफ द पल्स का मतलब होता है नब्ज को टटोलना।
और नब्ज को टटोलना का मतलब होता है किसी के दिल की बातों को जानना। ये फ्रेज है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में ये आता है। तो आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, नब्ज को टटोलने के लिए, ऑफ द नेशन, इस देश की। मतलब लोगों से बातचीत करके लोगों से मैं उनके दिलों की बातों को जानता, यानी कि नब्ज टटोल रहा था। चेकिंग, जांच कर रहा था। ओपिनियन, विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ऑफिशियल एटीट्यूड्स मतलब ऑफिस के लोगों के प्रवृत्ति को, रिपोर्ट्स और उसकी जांच को। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं ये कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज के जो अधिकारी थे भारतीय लोगों से जबरदस्ती बंदूक की नोक पर कोई भी काम कराते थे। तो जब अंग्रेज चले गए, कुछ अधिकारी अभी इंडिया में बचे हुए थे, तो क्या बचे हुए अधिकारी जो थे उसी तरीके से व्यवहार कर रहे थे जैसा व्यवहार उनका आज़ादी के पहले था। इन सब चीज़ों की वो जांच कर रहे थे कि वास्तव में भारत में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। अब आगे सुनेंगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन रास्ते पर चल रही है, तो द रूट रास्ता, ले थ्रू बिछा हुआ था, वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे धनवान भारत के कृषि क्षेत्रों में से एक। मतलब ट्रेन जहाँ से गुजर रही थी तो भारत के सबसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में से वह एक था, यानी खेत की फसल अच्छे तरीके से लहलहा रहे थे। दिस वॉज द प्लेन, यह समतल था अब द अपर गंगा रिवर, गंगा जी के नदी के ऊपरी हिस्से का, और 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र के सतह के 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बात समझने वाली है यहाँ पर दो चीजें। सर, अपर गंगा रिवर क्या है? आपको पता है कि गंगा उत्तराखंड से निकली है और जा करके वो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरी है। तो गंगा जब वहाँ से चलती है ना, तो उत्तराखंड के जितने भी रास्ते पड़ते हैं वे सब पहाड़ी हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में से गंगा जब ढरकती है तो नीचे आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में गंगा अपर है। अपर का मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए वो ढुकती हुई नीचे आ जाती है, तो हो गया अपर गंगा रिवर। यानी गंगा जी का जो समतल है वो थोड़ा सा ऊंचा है उस क्षेत्र में। और 1000 फीट सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है। सवाल यहाँ बनेगा, सर जी समुद्र के सतह के 1000 फीट की ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उछड़ है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा है क्या कि जो राइडर है यानी यात्री विलियम सी डगलस इंच टेप लेकर गया था का कि उसने नापा तो पता चला कि गंगा का जो सतह है समुद्र के सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर है? ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि हर रास्ते पर पत्थर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, उस पर कुछ लिखा रहता है। तो जब रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ पर किसी स्टेशन पर एक बोर्ड लगा होगा और बोर्ड पर लिखा गया होगा कि समुद्र के सतह से 1000 फीट की ऊंचाई। अब यहाँ पर सी लेवल, समुद्र का सतह, कई लोगों के दिमाग में होगा सर समुद्र का सतह क्या होता है? क्या समुद्र के नीचे की जो सतह है उसी को माना जाता है? हम समझा रहे हैं। समुद्र को जब किसी नक्शे में देखेंगे, किसी चित्र में देखेंगे या हकीकत में समुद्र को देखेंगे तो उसके दो भाग हैं। एक समुद्र का सबसे ऊपरी सिरा जहाँ पानी ही पानी है, और एक समुद्र के सबसे नीचे का सिरा जहाँ पर धरती विद्यमान है। समुद्र के नीचे जो जहाँ धरती विद्यमान है एकदम तली में, उसको नीतल बोलते हैं, नीतल। और समुद्र के ऊपर का जो पानी का हिस्सा है उसे समुद्र तल बोलते हैं। तो बच्चे, धरती के ऊपर के हिस्से को नापने के लिए हमेशा समुद्र तल बोला जाता है।
समुद्र तल समुद्र के नीचे की धरती की गहराई नहीं बल्कि समुद्र के बराबर के ऊपर के पानी की सतह से नापा जाता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। बाकी आपको अगले वीडियो में हम पार्ट ए सेकेंड हो गया, पार्ट थर्ड करके हम आपको पढ़ाएंगे। आप एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा।